नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहेब के आज के एपिसोड में हम ये जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्रेन सर्जरी कराने से परहेज़ कर रहा है, उसे डर लग रहा है, तो क्या ब्रेन सर्जरी के अलावा उसके पास अपने इलाज के लिए कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं और कौन सी ऐसी दिक्कतें होती हैं जहां पर सर्जरी के लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव एक मरीज़ को बिल्कुल भी नहीं ढूंढना चाहिए। दूसरा विकल्प जो है सर्जरी के अलावा कुछ होता ही नहीं है। और ये चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर साकिब आज़ाद सिद्दीकी, जो कि बिहार के सबसे जाने माने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़े जितने भी रोग होते हैं उनके विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जब भी किसी भी सर्जरी की बात होती है तो लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हैं, क्योंकि सर्जरी से सबको डर लगता है। खास तौर पर अगर ब्रेन से जुड़ी कोई सर्जरी हो जाए तो लोगों के मन में 50 तरीके के सवाल आते हैं और अक्सर लोग सर्जरी के अलावा दूसरा विकल्प ढूंढने के प्रयास करते हैं। तो आज मैं ये चीज़ समझना चाहूँगी कि क्या जब ब्रेन की सर्जरी रेकमेंड कर दी जाती है एक पेशेंट को, तो उसके पास दूसरे विकल्प होते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए? ब्रेन की सर्जरी को अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में बोलें तो दो टाइप के ट्यूमर्स के लिए करते हैं। अगर हम ट्यूमर के लिए कर रहे हैं तो एक कैंसर वाला ट्यूमर होता है और एक गांठ वाला ट्यूमर होता है जो कैंसर नहीं है। तो जो ट्यूमर कैंसर नहीं है हम सिर्फ उसी के लिए एक दूसरा विकल्प ढूंढ सकते हैं। अगर वो ट्यूमर्स जो कैंसर नहीं है, जो नॉर्मल गांठ है, अगर वो 3 सेंटीमीटर से कम है और वो फेवरेबल लोकेशन पे है जहाँ पर हम ऑपरेशन करने में जहाँ पर मुश्किल हो सकती है, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो सकता है, तो फिर हम लोग एक प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं जिसको गामा नाइफ थेरेपी बोलते हैं। गामा नाइफ थेरेपी एक टाइप का रेडिएशन ही है जिसमें हम लोग एक बहुत ही फोकस्ड बीम प्रोजेक्ट करते हैं ट्यूमर पे, ताकि वो ट्यूमर के सेल्स जल सकें और वो मर सकें और ताकि ट्यूमर श्रिंक हो सके। गामा नाइफ थेरेपी ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग सर्जरी का ऑल्टरनेटिव एक ढूंढ सकते हैं। सारे ट्यूमर्स में ये इफ़ेक्टिव नहीं होता है और इसका असर भी करीब आने में करीब 9 महीने से 1 साल लग जाता है, तो वो इमीडिएट रिलीफ नहीं देता है। दूसरा है कि अगर हम ब्रेन की नसों के खून की रगों के बारे में बात करें तो पहले अगर वो फटते थे या उसमें अगर गुब्बारा बन जाता था या अगर वो जाम हो जाता था क्लॉट से, तो हम लोग हमारे पास एक सर्जरी ही विकल्प था। लेकिन आज के टाइम में एक एंडोवैस्कुलर न्यूरो सर्जरी भी है जिसमें हम लोग खून की रगों में पाइप घुसा के ब्रेन की नस तक पहुंच सकते हैं और नसों के अंदर से ही उस पाइप के ज़रिए हम लोग या तो फटे हुए नस को ब्लॉक कर सकते हैं या उस पर एक स्टेंट डाल के उसको खोल सकते हैं। तो ये बहुत ही मैसिव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं सर्जरी को बचाने के लिए। जी डॉक्टर साहब, अब जैसे कि आपने बताया कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं उन लोगों के पास जो सर्जरी से घबरा रहे हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाएं कि कौन सी ऐसी दिक्कतें होती है दिमाग से जुड़ी जहाँ उनको सर्जरी के अलावा किसी दूसरे विकल्प पर कभी भी निर्भर नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के ट्यूमर्स हैं। कैंसर वाले ट्यूमर में कभी भी कोई विकल्प नहीं ढूंढना चाहिए। वो इतने तेज़ी से बढ़ते हैं कि दूसरे ट्रीटमेंट का जब तक असर आएगा वो ट्यूमर लगभग 30, 40, 50% बढ़ जाएगा अपने साइज़ में, और ट्यूमर का साइज़ जैसे ही बढ़ता है वैसे रिस्क और सर्जरी की डिफ़िकल्टी भी बढ़ जाती है। तो कैंसर के ट्यूमर्स में कभी भी कोई विकल्प नहीं ढूंढना है। उसको जितना अर्ली ट्रीट किया जाए, जितना इफ़ेक्टिवली ट्रीट किया जाए पेशेंट के लिए उतना बेनिफिट है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ट्यूमर्स को जितना जल्दी ट्रीट किया जाए उतना ज़्यादा बेनिफिट है, तो एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एक आदमी को क्या कौन से लक्षण देख के ये शक करना चाहिए कि उसके दिमाग में शायद एक ट्यूमर हो सकता है? कोई जो सबसे कॉमन सिम्टम है ट्यूमर का वो सीजर है, दौरा है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में दौरा इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, तो बहुत ऐसा कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। लेकिन अगर दौरा एक बार भी पेशेंट को आए, अगर सर में दर्द बार बार हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसके लिए इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। एक सीटी स्कैन बहुत ही अच्छा मोडालिटी है ट्रीटमेंट का, जो करके हमको 5 मिनट के अंदर पता चल सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। जी
डॉक्टर साहब, सर्जरी जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी सेफ भी ऑप्शन बन चुका है अब टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुई है उसकी वजह से। लेकिन एक चीज़ मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि क्या सर्जरी जो है वो एज पर भी निर्भर करती है, कि क्या हो सकता है कि एक कोई एज जैसे बुढ़ापे में सर्जरी का ऑप्शन ना दिया जाए लोगों को रिस्क फैक्टर्स की वजह से? एज इज़ आजकल के टाइम में एज अब एक फैक्टर नहीं रहा है उतना सर्जरी को ये एडवाइस करने के लिए। आजकल हम लोग 80 इयर्स के पेशेंट पे भी सर्जरी कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे। सो अगर पेशेंट की कंडीशन परमिट करती है तो एज अब एक फैक्टर नहीं है ये कहने के लिए कि हम सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बूढ़े हो चुके हैं। दिस इज़ नो लॉन्गर अ फैक्टर। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।